नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव देव, वरिष्ठ व्याख्याता, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, राजस्थान। आज हम समसामयिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बैंक तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अर्थ की दृष्टि से यह समझ लेना चाहिए कि सामान्यतः बैंक का अर्थ उस संस्था से माना जाता है जो जनता से धन जमा पर प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में यह जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। संक्षेप में रुपयों का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। समकालीन विश्व में बैंकिंग के क्षेत्र तथा उनकी कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आ गया है कि बैंकों की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। पुनश्च अर्थशास्त्रियों की कुछ परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। किनले के अनुसार बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्ति के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। यद्यप हार्ट जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं व खातेदारों के बैंकों से के भुगतान करती है, वो संस्था बैंक है। क्राउथर के अनुसार बैंक का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियां देना तथा इस प्रकार मुद्रा रचना करना है। इन अर्थशास्त्रियों द्वारा बैंक की परिभाषाओं के अतिरिक्त बैंकों को कार्यानुसार एवं वैधानिक परिभाषा अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आशय उस स्थिति से है जब सरकार किसी निजी उद्योग या व्यवसाय का स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है तो सरकार की इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय सरकार द्वारा बैंकों का स्वामित्व, नीति निर्धारण, प्रबंध व्यवस्था तथा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेने से है। जैसे नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से आज़ादी के बाद सन 1949 ईस्वी में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम पास किया गया तथा इसी वर्ष में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसे व्यापारिक बैंकों के नियमन के लिए विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। सन 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण से स्टेट बैंक की स्थापना तथा 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का स्वामित्व, प्रबंधन तथा उनका राष्ट्रीयकरण कर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया जो लोकतांत्रिक परिस्थितियों में सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हो रही थी। अब हम बैंकिंग व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। बैंक शब्द आधुनिक युग में लोकप्रिय और सुपरिचित शब्द बन गया है। बैंक शब्द के आविर्भाव के संबंध में मतैक्य का अभाव है। कुछ जर्मन शब्द बैंक से तथा कुछ इटालियन भाषा के बैंको शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ प्रायः लेन देन वाली संस्था से माना जा सकता है। बैंकों के विकास का इतिहास ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया व यूनान के मंदिर में उधार लेन देन कार्य की प्रक्रिया से माना जाता है। भारत में वैदिक काल से बैंकों के होने का अनुमान लगाया जाता है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, जबकि इटली में 1171 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक बैंक स्थापित हुए, जिनमें 1401 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1607 ईस्वी में बैंक ऑफ जेनेथा के नाम उल्लेखनीय है। 1609 ईस्वी में स्थापित बैंक ऑफ एम्स्टर्डम को तो 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में एक महान बैंक माना जाता था। इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से माना जाता है। इसके बाद कुछ अवधि तक तो बैंक विकास धीमा रहा। शनै शनै प्रणाली चालू होने तथा बैंकों के प्रति जनता में विश्वास जमने से उन्होंने वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया। 18वीं शताब्दी के अंत में बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों द्वारा किया जाने लगा। सीमित उत्तरदायित्व को मान्यता मिली तथा उनके नियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी व्यवस्था की जाने लगी। अब बैंकिंग प्रणाली विश्व के व्यवस्था के अविभाज्य अंग बन गए। बैंकिंग व्यवस्था के पर्याप्त विकास के अभाव में भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय धन को उत्पाद क्षेत्रों या उद्योगों के विकास में लगाने की कमी रही थी। यद्यप वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था की देन मानी जाती है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व इस तरह की कोई प्रणाली भी नहीं थी। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितना भारत में व्यापार अथवा भारत की
ईसा से 3-4 शताब्दी पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक ऐसी व्यवस्थित ढंग से चलती हुई व्यवस्था है जिसके लिए गर्व किया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा प्राचीन धर्मशास्त्रों में रुपयों का लेन देन तथा ब्याज की दरों का विशद विवेचन किया गया है। अंग्रेजों से पूर्व की व्यवस्था का वर्णन ट्रेवनियर, बर्नियर तथा वर्तमान काल में मोरलैंड जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने किया है। 17वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई ने टकसाल बनाकर सिक्का ढालने का अधिकार मिला। बाद में मुगल सम्राट फर्सियर द्वारा यह घोषणा की गई कि कंपनी की मुद्रा समस्त राज्य में मान्य होगी। 17वीं शताब्दी के अंत में धातुओं की मुद्राएं व सिक्के ही प्रचलित रहे, परंतु ब्रिटिश संपर्क के बाद कागजी मुद्रा का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ। सन 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, जो अगले 62 वर्ष तक चलता रहा। वर्तमान बैंकिंग के विस्तार एवं विकास के प्रारंभ को 4 श्रेणियों में बांटकर समझा जा सकता है। एजेंसी हाउस, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक और इंपीरियल बैंक जिसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा चरण ज्वाइंट स्टॉक बैंक के रूप में देखा जा सकता है। तीसरे चरण में स्पेशलाइज्ड बैंक, सहकारी बैंक तथा औद्योगिक बैंक को माना जा सकता है और अंतिम चरण में विनिमय बैंक, एक्सचेंज बैंक्स को समझा जा सकता है। प्रेसिडेंसी बैंक मुद्राएं भी जारी करते थे। इन्हें सन 1862 ईस्वी में तक कागजी नोट निर्माण का अधिकार भी प्राप्त था। सन 1861 ईस्वी को प्रथम बार पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ। इसके पहले प्रेसिडेंसी व प्राइवेट बैंकों द्वारा कागजी मुद्रा का संचालन किया जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के मध्य तक इन बैंकों ने कई उतार चढ़ाव, प्रयोग व चुनौतियों का सामना किया, किंतु पेपर करेंसी एक्ट के बाद कागजी मुद्रा के संचालन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार हो गया। दूसरी ओर सन 1860 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बजट व्यवस्था भी प्रारंभ की गई, किंतु वित्त के संबंध में 20वीं शताब्दी के दशकों में हॉब्स कमीशन, दत्ता कमीशन आदि का गठन किया गया। इससे पूर्व 1893 ईस्वी में बनी हर्षद कमेटी ने भारत में स्वर्णमान लागू करने की सिफारिश की। 1913 ईस्वी में ऑस्टिन चैम्बरलिन कमीशन ने भी इस व्यवस्था को जारी किया। 27 जनवरी 1921 ईस्वी को स्वतंत्र कोष पद्धति के स्थान पर इंपीरियल बैंक बनाया गया, जिसने सन 1925 ईस्वी तक 100 शाखाएं स्थापित कर लीं। सन 1926 ईस्वी में इनकी संख्या बढ़कर 161 हो गई तथा 20 उप एजेंसियां भी स्थापित हो गईं। सभी सरकारी कार्य इस बैंक को सौंप दिए गए। सन 1923 ईस्वी में किंग प्रोटेंट सीरीज नाम से नोट जारी किए गए। इन पर राजा जॉर्ज पंचम का चित्र अंकित होता था। 1928 ईस्वी में नासिक में करेंसी नोट प्रेस की स्थापना की गई। बैंकिंग क्षेत्र में आवश्यक हो गया था कि भारत के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सन 1934 ईस्वी में के एक्ट में इसका प्रावधान था। अतः सन 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई एवं इसका मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया। इस बैंक द्वारा कलकत्ता, मद्रास, कराची, लाहौर, कानपुर स्थित करेंसी कार्यालयों के माध्यम से अपना कार्य आरंभ कर दिया गया। अब हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को जान लें। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीय एवं विनियमितीकरण करना तथा नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, बैंकों पर पूंजीपतियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को समाप्त करना, कृषि, लघु उद्योगों एवं व्यापार के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करना, बैंकिंग व्यवस्था प्रशिक्षित हाथों में सौंपना, बैंक कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं सेवा सुरक्षा देना, ग्रामीण भारत में बैंकों का विस्तार करना और साथ साथ सरकारी रीति नीति की अनुपालना के साथ लोकतांत्रिक मान्यताओं के विस्तार के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अनेक कारणों में राजनीतिक परिवेश की मांग, प्रगतिशील लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, गांव एवं कस्बों की लगातार हो रही उपेक्षा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, किसानों एवं किसानी के प्रति उदासीनता, निजी बैंकों में व्यवस्था एवं कुशलता, बैंक स्वामियों द्वारा संस्थानों का दुरुपयोग, देश की आर्थिक प्रगति में बाधक और साथ साथ सामंतवाद के जो ये चिन्ह थे उनको समाप्त करने की दृष्टि से इनके कारणों को समझा जा सकता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का घटनाक्रम भी पहले सन 1960 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब यह राष्ट्रीयकरण की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी तो सन 1967 ईस्वी में कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की घोषणा की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि 2 वर्षों के दौर में सामाजिक नियंत्रण की नीति सफल नहीं रही तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। तदनुसार बैंकिंग संशोधन अधिनियम 1967 पारित कर 1 फरवरी 1967 को समूचे देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन के पहले दिन ही देश की प्रधानमंत्री
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विशेष प्रयासों से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित हो गया और अधिवेशन से लौटते इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक निक्षेपों वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर अध्यादेश जारी करवा दिया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी के इस राष्ट्रीयकरण अध्यादेश के परिणाम स्वरूप 14 बड़े बैंकों का स्वामित्व प्रबंध नीति निर्धारण भारत सरकार के हाथ में आ गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बहुत सफल परिणाम रहे। बैंकों का विश्वास एवं बैंकिंग जमाओं में वृद्धि, बैंकिंग सुविधाओं की तीव्र गति से विस्तार होने लगा, ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों का आर्थिक विकास हुआ, उपेक्षित क्षेत्रों कृषि लघु उद्योगों के लिए अधिक ऋण सुविधाएं मिलने लगीं, औद्योगिकरण में त्वरित गति से विकास हुआ एवं उद्योगों के प्रति भेदभाव के लिए कम गुंजाइश बची, बैंक अग्रिमों में तेजी से वृद्धि हुई, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होने लगी, निजी पूंजी एकाधिकार पर नियंत्रण हुआ और कर चोरी इत्यादि पर नियंत्रण भी हुआ। अन्य अनेक कारणों को भी समझा जा सकता है। सारांश के रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने उद्देश्य में सफल रहा और आज लोकतांत्रिक देश में मान्यताओं की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक आवश्यक हो रहा था। एकाधिकारी पूंजीवाद एवं आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण का लक्ष्य सहजता से मिल सका। यद्यप छल प्रपंच पूर्वक निहित स्वार्थ तत्वों ने पूंजी एकत्रित करने का कार्यक्रम जारी रखा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक जल्दबाजीपूर्ण कदम होने के साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी था। इसमें लापरवाही के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक बार तो अवैध घोषित कर दिया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों की आर्थिक प्रगति की नई आशाएं बंधी थीं। फिर भी राष्ट्रीयकरण ने अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिनका समय पर औचित्यपूर्ण समाधान निकालने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में राजनीतिज्ञों का प्रभाव, नौकरशाही की प्रवृत्ति तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा, क्षेत्रीय संकीर्णता को बढ़ावा, कुशलता में कमी जैसी प्रमुख रूप से समस्याएं गिनाई जा सकती हैं। इस प्रकार दूसरी ओर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलता के साधन संग्रह पर जोर, बैंकिंग सेवाओं की कुशलता के लिए कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन, कर्मचारियों व सरकार में मधुर संबंध, बैंकों की नीति का सरकारी नीति से तालमेल, वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था, विवेकपूर्ण ऋण नीति का अनुसरण, संगठनात्मक सुधार, लागत जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की तथा उन परिस्थितियों को दृढ़तापूर्वक लागू करने की महती आवश्यकता है। तभी आर्थिक विकास संभव और समाजवाद के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल किया जा सकेगा। धन्यवाद।